प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर के बनने से उत्तराखंड के लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिससे दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो सौगातों का दौर लगातार जारी है, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की। उत्तराखंड की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। कल उत्तराखंड के दौरे पर है, कल ये बड़ी सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा काफी खास हो जाता है। कई मायनों में ये दौरा खास है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में बड़ी सौगातें भी उत्तराखंड को कल मिलेंगी। तो कल देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, जिसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा बड़ी सौगातें भी दी जाएंगी। आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को लेकर आखिरकार पुलिस की तैयारी क्या है। मेरे साथ में डीआईजी देहरादून और एसएसपी देहरादून जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार विशाल जनसभा को लेकर किस तरीके की व्यापक तैयारी की गई है। सर, एक विशाल जनसभा राजधानी देहरादून के इसी परेड मैदान में होनी, क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है उसमें लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर एक कंपनी पीएसी ऑलरेडी इन प्लेस है। इसके अलावा जो हमारा बीडीएस की टीम है उसको भी हमने यहाँ पर तैनात किया हुआ है। हमारी जो आर्मी की बीडीएस टीम है वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग एरिया में हो रही है। जितने भी वर्कर्स हैं उनको हमारे द्वारा आईडी कार्ड्स दे रखे हैं और उनका वेरिफिकेशन हमारे द्वारा किया जा चुका है। जहाँ तक ट्रैफिक का संबंध है तो एक एडवाइजरी हम आज इवनिंग तक जारी कर देंगे और उसमें कहाँ से आने वाला ट्रैफिक कहाँ पर रोका जाएगा उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल होगा। जैसे कि अगर कोई ट्रैफिक हरिद्वार से आ रहा है तो हरिद्वार से आने वाले ट्रैफिक को हम बन्नू स्कूल तक लाएंगे, जो कि हमारा पार्किंग स्थल भी है, और वहाँ से अलाइटमेंट पॉइंट होगा। वहाँ से फिर पब्लिक जो आएगी वो ऑन फुट आएगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक हमारा मसूरी की तरफ से आता है वो बहल चौक वहाँ अलाइटिंग पॉइंट होगा। उसके बाद पब्लिक ऑन फुट यहाँ कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेगी। जो रायपुर है, रायपुर से अगर ट्रैफिक आता है तो वो सहस्त्रधारा तिराहे तक आएगा। वहाँ पर अलाइटमेंट पॉइंट होगा। वहाँ से फिर पैदल कार्यक्रम स्थल तक लोग आएंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक हमारा विकास नगर से आ रहा है तो बिंदाल पुल क्रॉस कर जो जगह है वहाँ पर अलाइटमेंट पॉइंट होगा। इसी तरीके से जो सहारनपुर से आ रहा है, सहारनपुर चौक, उनका अलाइटमेंट पॉइंट होगा। वहाँ से ऑन फुट कार्यक्रम स्थल तक आना होगा। कार्यक्रम स्थल के आउटर एरिया में हमारे द्वारा डीएफएमडी में चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। कोई भी अगर इस तरीके से बोटल्स कोई लेकर आता है या कुछ लेकर आता है तो उसको वहीं पर खाली करवा लिया जाएगा। बैगेज के साथ कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर नहीं आएगा। तो एक अपील भी है। इसके अलावा 4 तारीख को समूह गौ का भी एक एग्ज़ाम है। तो समूह गौ के अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि 2 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए, ताकि वो समय से अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। और दूसरा, मेरे द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई प्रवेश पत्र दिखाता है तो उसको अलाउ कर दिया जाए ताकि वो उसका एग्ज़ाम हो। हमारे साथ ही डीआईजी देहरादून एसएसपी और जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशाल जनसभा को लेकर सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ जितने लोग यहां पर आएंगे कोविड के प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए ही इस जनसभा क्षेत्र में वो पहुंच सकेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, कल एक बड़ी जनसभा होनी है, तमाम तरीके की तैयारियां भी उसको लेकर की गई होंगी। सभा स्थल पर भी आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, किस तरीके की तैयारियां कल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नजर आ रही हैं? कुछ
बिल्कुल गुंजन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के देहरादून पहुंच रहे हैं और इस वक्त मैं सभा स्थल पर ही हूं जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसकी जो पूरी तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप सामने देखेंगे तो पूरा एक स्टेडियम तैयार किया गया है जहाँ पर तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जो मुख्य है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, तो सीधे सामने जो मंच है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यही वो मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक विशाल जनसभा करेंगे और 2022 का जो चुनाव है उससे पहले चुनावी बिगुल बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ से चले जाएंगे। इस वक्त जो ये हलचल है ये पुलिस की है, क्योंकि पुलिस के भी करीब 2000 जवान हैं जो अपनी ड्यूटी पर लगे रहेंगे और इस वक्त जो ब्रीफिंग चल रही है कि किस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना है। जो स्टेज इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे एक हेलीपैड है। 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट आएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से यहाँ पर ठीक जो इसके मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री करीब 12:45 बजे पहुँचेंगे। 1 बजे से जनसभा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तकरीबन सवा घंटे प्रधानमंत्री की ये जनसभा है। अपनी जनसभा में अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो कल उत्तराखंड को बड़ी सौगात देकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जाने वाले हैं, जिसके लिए पूरी तरीके की तैयारियां और व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जी गुंजन, बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरों में जैसा हमने देखा, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए होंगे और आम लोगों के लिए रूट डाइवर्जन की व्यवस्था करना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरीके के बड़े दौरे होते हैं उसके लिए सुरक्षा के साथ साथ रूट डाइवर्ट भी किया जाता है। तो रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था की गई है जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल गुंजन, देखिए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे ये परेड ग्राउंड है और परेड ग्राउंड की अगर चारों तरफ बात करें तो 0 जोन रहेगा, यानी किसी भी तरीके की कोई भी वाहन के लिए अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर देहरादून में जितना भी जो परेड ग्राउंड से आसपास जो लगा हुआ इलाका है उसमें पूरी तरीके से रूट जो है डाइवर्ट रहेगा और इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस ने एक रूट डाइवर्जन प्लान भी तैयार कर दिया है। ऐसे में जो इमरजेंसी वाहन है उनको किस तरीके से अनुमति दी जानी है और ऐसे में जो बहुत महत्वपूर्ण जो आवश्यक वाहन है उनको किस तरीके से उस वक्त व्यवस्था रहेगी, वो व्यवस्था भी बना दी गई है। इसके साथ ही जो जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होगी, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके चारों ओर पूरी तरीके से 0 जोन रहेगा। कल एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, एक पेपर भी कल बच्चों का है जिसमें कि परीक्षार्थियों को अपने पेपर देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में वो अपना प्रवेश पत्र दिखाकर भी वो जा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त जो पुलिस की ब्रीफिंग हो रही है, ये सबको बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके के परीक्षार्थी आपको मिलते हैं तो उनको जाने दिया जाए, उनकी इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में केंद्र के जो अब बड़े अफसर हैं वो भी 2 से 3 दिन से यहीं पर उत्तराखंड में डटे हुए हैं, लगातार तमाम तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर खुद इस वक्त अगर बात करें तो डीआईजी देहरादून जन्मेजय खंडूरी इस वक्त ये ब्रीफिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से पूरी तैयारियां हैं। खुद जिलाधिकारी और तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर कई दफा आ चुके हैं और पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। एक खास बात गुंजन और बता दूं, क्योंकि मौसम इस वक्त जो उत्तराखंड में चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश है। आज भी इस वक्त देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो कल का दिन है, मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि कल के दिन चटक धूप जो है उत्तराखंड में खिली रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, जबकि परसों से फिर से मौसम बदल जाएगा। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा है उसमें मौसम कहीं ना कहीं विघ्न नहीं डालेगा, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। लगातार दौरे जारी है और प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में खास हो जाता है। तमाम तरीके की तैयारियां भी की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी और जनसभा को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। हरक सिंह ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने की अटकलों को खारिज किया। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत प्रचार हो रहा है। हरक सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में दुष्प्रचार कर रही है। हम प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने प्रदेश में है, देहरादून में है। हम सब लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि तो अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।
तो आपको बता दें, भाजपा को छोड़ने की खबरों का खंडन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया है। उन्होंने कहा कि वो लगातार प्रधानमंत्री का कल आगमन उत्तराखंड में होना है, उस रैली को लेकर, उस जनसभा को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसका साफ तौर पर हरक सिंह रावत ने खंडन किया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल का भी सिलसिला लगातार जारी है और कई बड़े नेताओं के, कई बड़े राजनेताओं के दल बदल की खबरें भी सामने आई हैं और कुछ ऐसा ही हरक सिंह रावत को लेकर भी सुनाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आज अल्मोड़ा और रामनगर दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत रहने वाले हैं। अल्मोड़ा के खूट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, गोविंद सिंह कुंजवाल शामिल होंगे। रामनगर के मालधन गांव में भी हरीश रावत जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अल्मोड़ा और रामनगर दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत रहेंगे। अल्मोड़ा के खूट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, गोविंद सिंह कुंजवाल इस जनसभा में शामिल होने वाले हैं। रामनगर के मालधन गांव में भी हरीश रावत की जनसभा होगी। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रही है। लगातार दूसरे पार्टी के नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह की मौजूदगी में सुबह 11 बजे कई लोग कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इसके अलावा आज दोपहर 12 बजे पंडा पुरोहित समाज के लोग देवस्थानम बोर्ड के संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी का लगातार संघर्ष को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी करेंगे। 2022 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर खासा फोकस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसका घोषणा पत्र जनता की राय के हिसाब से होगा, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों से रायशुमारी की जाएगी। उनकी मांगों को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए 35 टीमों का गठन भी किया गया है। ये टीमें सभी 70 विधानसभाओं में भ्रमण करेंगी और जनता के बीच जाएंगी। सिर्फ अपने विचारों से बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के विचारों के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो बने और जनता के आशीर्वाद से हमारे आगे 5 साल की जो सरकार बनने जा रही है, वो सरकार जनता हमें सुझाव देगी, उसके आधार पर वो सरकार चलेगी। उसका रोड मैप हम अभी से तैयार करना चाह रहे हैं। इसके आधार पर हमने निर्णय किया है कि हमारी 35 टीमें 70 विधानसभाओं का दौरा करेगी। पार्टी की लीडरशिप ने तय किया कि इसको जनता का प्रतिज्ञा पत्र बनाना है, जनता का मैनिफेस्टो बनाना है। इसके लिए जो 70 विधानसभाएं हैं, उन सभी 70 की 70 विधानसभाओं में एक बड़ा सैंपल लोगों की क्या अपेक्षाएं कांग्रेस से है। 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बने तो किसान उससे क्या अपेक्षा रखता है, वो किसानों से आवे। कर्मचारी कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या अपेक्षा रखता है, वो कांग्रेस कर्मचारी से आए। इसी प्रकार से बेरोजगार, इसी प्रकार से विद्यार्थी, इसी प्रकार से हमारी महिलाएं। वहीं रुड़की दौरे पर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर और पिरान कलियर में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो लगातार राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पर दौरे कर रही हैं। सरकार के मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर और पिरान कलियर में जनसभा करने वाले हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस क्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने हल्द्वानी विधानसभा के मुजाहिद चौक गफ्फारी मस्जिद के सामने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली मॉडल को देखते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को पसंद किए जाने लगा है और अब जनता इसे तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी, भाजपा कांग्रेस, अब अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल में और आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प उत्तराखंड के लोगों के सामने, जिसको वो सब लोग पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं और जो विकास का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है। आम आदमी पार्टी को लेकर तीसरा विकल्प लोगों के सामने, तो अब आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और
अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं गुरुवार को सीएम रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे थे। सरस मेले के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी मैदान के बाहर लगे एक स्टॉल के बाहर थे। इस दौरान सीएम धामी राजमा चावल खाते हुए नजर आए। सीएम का राजमा चावल खाते हुए अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली दरअसल तस्वीर है और दूसरी जो है वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री राजमा चावल खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आसपास कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और नेताजी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 दिन में देश के 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार कराने का अभियान शुरू किया। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने इस अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत के समय स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में योग को शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ योग आयोग के गठन की भी बात कही। मध्य प्रदेश में अब आंशिक रूप से योग शिक्षा को लेकर के टुकड़ों में उसको लागू करने को लेकर के पूरे देश में प्रयास हो रहे थे, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योग को व्यापक रूप से शिक्षा का अंग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना के लिए प्रतिबद्धता यहां से अभिव्यक्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं आयुक्त के पद का चार्ज लेने पहुंचे नवनियुक्त आयुक्त दीपक रावत ने मां नैना देवी के दर्शन किए, फिर आयुक्त कार्यालय पर चार्ज ग्रहण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारी सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको बता दें कि कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार के 30 नवंबर की रात गढ़वाल आयुक्त बनने के बाद कुमाऊं आयुक्त का पद खाली हो गया था, जिसके चलते 1 दिसंबर को सरकार ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी और कुंभ मेला अधिकारी के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभाने वाले तेज तर्रार IAS दीपक रावत को कुमाऊं आयुक्त नियुक्त किया। और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम यही प्रयास करेगी कि हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करें, जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उन्हें लटकाएं नहीं, प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करें। सरकार जितनी भी सुविधाएं दे रही है, सरकार जितनी वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, सरकार की जितनी सर्विसेज हैं वो टाइमली मिले और उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको ध्यान से देखा जाए। कटिंग एज पे जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, चाहे वो तहसील लेवल पे हों, सब डिवीजन पे हों या फॉर दैट मैटर ब्लॉक्स में हों, पुलिस में हों, वो सेंसिटिव हों, अप्रोचेबल हों। और जब अप्रोचेबल प्रशासन हो जाता है तो आधी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर, जहां सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें जांच के लिए सैंपल लेंगी। तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट हो गया और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके चलते ये चिंता जताना जरूरी भी हो जाता है। लगातार कर्मचारियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। सरकारी विभाग में अब जो तैनात कर्मचारी हैं उनका कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें जांच के लिए सैंपल लेंगी। तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासन भी काफी अलर्ट हो गया है। और चलिए अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है और जाहिर सी बात है, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और इसलिए ही अब मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। साथ ही 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इससे शीतलहरी भी बढ़ेगी। तो आज भी बारिश और बर्फबारी का सा मौसम उत्तराखंड में रहने वाला है और उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। एक तरफ देखें तो पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि शीतलहर के वक्त में लगातार पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं। बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाके में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड बढ़ी है। वहीं केदारनाथ में बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्य भी पूरी तरीके से ठप पड़ा है। तो जो निचले क्षेत्र है वहां बारिश होने की वजह से काफी ठंड भी हो गई है। पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है।
रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई है। केदारनाथ इलाके में कल से लगातार बर्फबारी जारी है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। केदारनाथ इलाके में बात करें तो वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य जो चल रहे थे वो अब ठप पड़ चुके हैं। 1 से 2 फीट यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में पुनर्निर्माण के जो कार्य करना मुश्किल हो गया है। करीब 250 के करीब जो है केदारनाथ धाम में मजदूर हैं जो पुनर्निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण उनके सामने कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में कार्य को रोक दिया गया है और अब जब बर्फबारी बंद हो जाएगी या बर्फ उठ जाएगी उसके बाद ही पुनर्निर्माण के कार्य को शुरू किया जाएगा। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी जारी है जिसका असर केदारनाथ धाम पर भी पड़ा है। केदारनाथ धाम समेत ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फ पड़ी है जिससे जिले में काफी ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम के अलावा मदमहेश्वर और तुंगनाथ की पहाड़ियों में भी काफी बर्फबारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ की चीन सीमा के लगते इलाकों में बर्फबारी जारी है। गुरुवार को भी बर्फबारी की तस्वीर सामने आई। नीति इलाके में जमकर बर्फबारी हुई है। पारा गिरने से निचले इलाकों की ओर लोग पहुंच रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में तापमान -15 डिग्री के करीब है। पहाड़ियों पर बर्फबारी लगातार जारी है। मदमहेश्वर, तुंगनाथ में खासतौर पर बर्फबारी हो रही है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां जिला मुख्यालय समेत कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कल रात से आज सुबह तक लगातार बारिश जारी है। गंगोत्री धाम समेत ऊंची पहाड़ी पर बर्फबारी लगातार हो रही है। जिला मुख्यालय के साथ साथ कई और इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश जारी है।